नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक तरफ तो सत्तारूढ़ सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे धमाके पे धमाके कर रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष में अगर कोई बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के पिछले एक पखवाड़े की गतिविधि ऐसी रही है जैसे लगता है कि प्रमुख विपक्षी दल बनने के लिए वो आतुर हैं और बिल्कुल उसी प्रक्रिया में काम कर रही हैं। लखीमपुर खीरी में भी उन्होंने जो अपना प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ था विपक्ष को देख के, भूमिकाओं को देखते हुए। और आज उन्होंने लखनऊ में जो घोषणा की है वो ये कि साहब 40% सीटें जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो महिलाओं को देगी। अब ये घोषणा देखने में सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये वास्तविक रूप ले पाएगी? जिस समाज में, जिस चुनाव में आप बहुत ज्यादा बात विनेबिलिटी की करते हैं, वहां विनेबल कैंडिडेट इकट्ठा कर पाएगी? और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जिस हालत में उत्तर प्रदेश में है, जहां उसके सिर्फ 7 विधायक हैं, ऐसी स्थिति में वो क्या वहां पर इतने महिला कैंडिडेट जुटा पाएगी? जो 403 विधायकों वाले सदन में इतना सारा जिताऊ कैंडिडेट जिता पाएगी या कैंडिडेट भी जिता पाएगी, ये भी एक सवाल उठ रहा है। ये बात दूसरी है कि भारतीय राजनीति में इस समय महिलाओं का बोलबाला है। केंद्र में 11 मंत्री महिलाएं मंत्री हैं जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई है। ये भी बात सच है कि उत्तर प्रदेश में अभी महिला मंत्री उतनी नहीं है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये बहस अपने आप में बहुत रोचक मोड़ में है कि क्या प्रियंका गांधी एक मतलब एक उत्तेजना पैदा कर पाएंगी, एक जुड़ाव पैदा कर पाएंगी कांग्रेस में, कांग्रेस के लिए वो आग बना पाएंगी? ये एक देखने का सवाल है। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही प्रतिष्ठित पैनल है। हमारे साथ हैं लखनऊ से प्रसिद्ध पत्रकार और हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक रतन मणि लाल जी। रतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद और प्रवक्ता, बहुत तेज तर्रार सांसद कहे अपने जमाने में कहे जाने वाले डॉक्टर अजय कुमार। रतन, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है ये घोषणा प्रियंका गांधी की कितना एक बड़ा रूप ले पाएगी? क्या कितनी एक बुझी हुई कांग्रेस में एक आग पैदा कर पाएगी? थैंक यू। देखिए आपको, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय उत्तर प्रदेश का जो चुनावी मैदान है वो आज की तारीख से सभी पार्टियों के लिए लगभग समझ लीजिए कि खुल गया है। और आज के बाद सभी राजनीतिक दलों को जैसे एक लाइन खींचती है, तो कांग्रेस पार्टी ने एक लाइन खींचने की कोशिश की है। अब या तो उस लाइन से कोई लंबी लाइन खींचे या उसको क्रॉस करें। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए जो मुद्दों की किल्लत थी, उस किल्लत से ऊपर उठने के लिए किसी भी पार्टी को ये पहल करनी पड़ती कि वो जातिवाद, विकास, लॉ एंड ऑर्डर, किसानों का मुद्दा और तमाम सारी और चीज़ों के अलावा कोई ऐसी चीज़ लेके आए जिसपे हर पार्टी को अपना एजेंडा बनाने की मजबूरी फेस करनी पड़े। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अपनी टिकट लिस्ट में 40% का जो आरक्षण की घोषणा की है, उससे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी वो तो आने वाले समय में हमें दिखेगा। लेकिन बाकी पार्टियों के लिए जरूर एक मजबूरी आ गई है कि इस कदम को, जो कि निश्चित तौर पर स्पष्ट तौर पर महिला सशक्तिकरण के एक बड़े कदम के तौर पे देखा जा सकता है, एक सामाजिक बदलाव लाने की दिशा में एक कदम के तौर पे देखा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी स्वयं उस तरह के कैंडिडेट्स को कहां से लाएगी, उनको टिकट देकर उनको चुनाव लड़ने लायक मैदान में उतारेगी, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन हाँ, बाकी दलों पर यह दबाव जरूर बन गया है कि आज के बाद से वो अपने एजेंडा में, अपने चुनाव प्रचार में और अपनी मुद्दों की लिस्ट में महिलाओं के विकास को लेकर और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी बात करें। अभी तक क्या हो रहा था कि बाकी जितने भी विपक्षी दल हैं वो आमतौर पर
भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार की अभी तक के काम करने के तरीके को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, विकास हुआ है कि नहीं इसको लेकर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर ये बात कर रही थी। लेकिन महिलाओं को टिकट दिया जाएगा ये बात अभी तक चर्चा में नहीं आई थी। तो मुझे लगता है ये कार्ड प्ले करके कांग्रेस पार्टी ने, और खास तौर पे चूंकि ये घोषणा प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा की गई है, तो मुझे लगता है इससे एक बहुत ही निश्चित तौर पर सभी पार्टियों के लिए अब ये देखना होगा कि वो अपनी ओर से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या कोशिश करते हैं। इस पे हम चर्चा अभी कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को खुद इस घोषणा से कितना फायदा होगा, क्या इस घोषणा को वो पूरी कर पाएंगे कि नहीं, इस पे आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर अजय रतन कह रहे हैं कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ आंतरिक मामला है, और इसमें कांग्रेस के अलावा दूसरे दल यही सवाल उठाएंगे कि क्या कांग्रेस आज इस स्थिति में है कि 403 सदस्य वाले में लगभग 170-80 लोगों को, महिलाओं को वो टिकट दे करके आगे बढ़ा पाएगी? क्या इतनी स्थिति है और क्या वो जिताऊ स्थिति है? ये इस पर एक सवाल उठाए जाएंगे। खैर वो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे, लेकिन आपका क्या मानना है कि ये जो घोषणा प्रियंका गांधी वडेरा की है वो कितनी पार्टी के लिए कितना लाभकारी सिद्ध होगी? डॉक्टर अजय। देखिए सर, एक चीज ये इस बात से स्पष्ट हो चुका है कि सिर्फ ये टिकट के वितरण की बात नहीं है। मुझे लगता है कि आगे में संगठन, आगे में जो जिस तरह से और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रियंका जी ने जो ऐलान किया है उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को फिर हम लोग को और भी सोचने पड़ेंगे, हमारे पीसीसी के स्ट्रक्चर में, हमारे एआईसीसी के स्ट्रक्चर में, और जो भी होगा सीडब्ल्यूसी के स्ट्रक्चर में, सब चीज में। और ज्यादा महिला आने से ये 35 से 40% जो भी फाइनली तय हो जाए, अभी तो 40% चुनाव की टिकट की बात हो रही है, लेकिन जितने ज्यादा महिला शामिल होंगे राजनीति में, उससे जो है देश और प्रदेश और जिला को फायदा ही होगा और पार्टी को भी फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम जरूर है, और कोई गारंटी नहीं है कि आदमी को, मर्द को लाने से चुनाव जो है वो चुनाव जीत लेगा, तो ये कोई गारंटी नहीं है। दिक्कत क्या है कि महिला को राजनीति में आने में काफी सारी कठिनाई जो है, उन लोग हमेशा जो है, हर एक महिला को जो है बहुत बड़ी चुनौती है राजनीति में आने की। और मैं जब पार्लियामेंट में था तो एक महिला सांसद ने हमसे यही कहा कि जब हम अपने कार्यक्रम में जाते हैं, घूमते हैं, तो महिला के लिए इतनी बड़ी समस्या, घूमने का समस्या है, वॉशरूम का समस्या, अनेक समस्या, उसके अलावा राजनीति में आने के लिए जो है इतनी दिक्कतें हैं। आप हम सब लोग जानते हैं, एंट्री करना और इसलिए इतनी कम संख्या में महिला आ पाती है, क्योंकि बड़ी कोई भी महिला आना भी अगर सक्षम भी हो तो उनके सामने इतने जो है ऑब्स्टिकल्स हैं। मुझे लगता है कि इस ऐलान से कम कुछ हद तक उसको जो प्रियंका जी ने दूर करने की कोशिश की है, और कैंडिडेट्स जरूर मिलेंगे। कैंडिडेट्स में आप बताइए, रिजर्वेशन जो करीब हमारे झारखंड में लोकल बॉडीज में तो 50% से ऊपर रिजर्वेशन है। मुझे लगता है कि यूपी में भी उसी तरह के होंगे, 30-35 जो भी होगा यूपी में, हर जगह में उसी तरह से लोकल बॉडीज के लिए तो रिजर्वेशन है, वहां तो आपको आसानी से मिल जाता है। तो इसीलिए वो मुझे लगता है कि जैसे रतनलाल जी ने बहुत ही सही तरीके से उन्होंने ये बात रखी, मैं सराहना करना चाहूंगा। लेकिन पार्टी के लिए चुनौती है जरूर। कांग्रेस के लिए हम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता को एक बात याद रखनी पड़ेगी कि मेहनत और जमीन पर काम करने का और कोई रिप्लेसमेंट नहीं। देखिए सर, हम लोग सही बात करते हैं, हमारा विचारधारा बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। तो अब समय आ गया है, मुझे लगता है कि लखीमपुर खैरी एक सुबह, लेकिन वो एक घटना है, बहुत ही सराहनीय पहल है, लेकिन सिर्फ उससे काम हमारा नहीं चलेगा। हमको अगले 3 साल लोकसभा के लिए लगातार धरातल पर संघर्ष करने पड़ेगा, और ये मैं कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भी जानता हूं। लेकिन प्रियंका जी ने और राहुल जी ने दिखा दिया
कि अगर वो मेहनत कर सकते तो हम सब लोग को ड्राइंग रूम से निकल करके जो है पैदल घूमने की आवश्यकता है, और मैं अपने आप को उसमें शामिल करूँ। जी रतन, लेकिन एक चीज जो डॉक्टर अजय कह रहे हैं उसके आगे ये बड़े आशावान है, किताब बहुत मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में, बिहार ऐसे राज्य में जहां कांग्रेस का लगभग पत्ता साफ है, मैं शब्द थोड़े गंभीर इस्तेमाल कर रहा हूं, और क्योंकि 5-6% वाली पार्टी रह गई है, वहां पर वो एकदम से एक पूरी, एक सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस सचमुच पूरे तरीके से अकेले चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार है दोनों ही राज्यों में? बिहार में भी टाइम है, यूपी में अभी इलेक्शन है, वहां की हम बात करें तो क्या अकेले लड़ने को तैयार है चुनाव, और क्या उसे जिताऊ महिलाएं मिलेंगी? रतन बढ़िया। हाँ, देखिए, जो आपका सवाल का जो पहला हिस्सा है कि पिछले कई महीनों से मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ सभी दलों के लोगों से मिलकर, उनके साथ बात कर कर और तमाम सारी घटनाक्रम पे नजर रखकर, कि अब मुझे लगता है कम से कम 3 बड़े दलों में, भाजपा के विपक्ष में जो दल है यानी कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों ही दलों में अब एक दूसरे से किसी भी प्रकार का गठबंधन होने की संभावना अब नहीं के बराबर है। ये जरूर कहा जाता है कि शायद इस स्ट्रैटेजी के चलते और टैक्टिक्स के चलते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शायद ऐसी जगहों पर एक दूसरे से टकराव करने से बचें जहां पे उन दोनों में से एक पार्टी का कैंडिडेट जीतने के लायक है, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी सीट बाय सीट डिसाइड हो सकती है, लेकिन कोई ओवरऑल गठबंधन इन तीनों में से किसी दल के बीच में नहीं होने वाला है। तो जैसा आपने पूछा अकू कि कांग्रेस अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लायक सक्षम है कि नहीं, तो इसका जवाब यह है कि भले ही वो सक्षम ना हो, लेकिन अब उनके लिए अकेले चुनाव लड़ना एक तरह से पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश में रिवाइव करना है तो उन्हें किसी भी प्रकार के गठबंधन से अलग होकर अपने दम पर कुछ कर दिखाने की कोशिश करनी पड़ेगी, अन्यथा कांग्रेस के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये पार्टी चुनाव के लिए और राजनीतिक रूप से अपने को पेश करने के लिए गंभीर भी है कि नहीं। मैं भी बहुत एक बड़ी बात कह रहा हूं कि कांग्रेस के लिए 403 में 40% का मतलब 160-165 महिलाओं को लाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखना यह है कि ये 40% का नियम आज से लेके और चुनाव की घोषणा तक कितनी बार बदला जाता है या कितने बदलाव इसमें आते हैं, पहली बात। और दूसरा ये सोचना कि समाजवादी पार्टी, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जहां जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे वोटर किसी महिला कांग्रेस पार्टी को सिर्फ इसलिए वोट देंगे कि वहां पे एक महिला कैंडिडेट है जो कि हो सकता है अननोन हो, अपरिचित हो, राजनीतिक रूप से नॉविस हो, लेकिन उसको इसलिए वोट मिलेगा कि वो महिला है। मुझे लगता है भारतीय राजनीति में अभी फिलहाल तो ये संभव नहीं है जब तक कि ऐसा ही माहौल हर पार्टी में क्रिएट ना हो। दूसरा जो आपने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी के लिए इस तरह के कैंडिडेट्स लाना, अजय कुमार जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि जब जरूरत पड़ती है तो कैंडिडेट भी, नए कैंडिडेट आ ही जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के कैंडिडेट्स का सामने आना, और देखिए ये अक्टूबर में 10 दिन बाकी है खत्म होने पर, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3-4 महीने में इस तरह के अननोन कैंडिडेट्स को पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार करना, उन्हें प्रचार लायक बनाना, उनकी शक्ल को लोगों के बीच में फैमिलियराइज करना, ये सब बहुत कठिन काम है। और अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी ने पीछे पर्दे के पीछे कर लिया है तब तो ये बड़ी चमत्कारिक और अनहोनी बात होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि ये केवल एक बाकी पार्टियों के लिए, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ, ये बाकी पार्टियों के लिए चैलेंज ज्यादा होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक तरीके से ये एक स्वीकारोक्ति होगी कि हमने तो जो घोषणा करनी थी कर दी, हमने चुनाव नए तरह से लड़ने की शुरुआत कर दी, अब बाकी पार्टियों को यह सिद्ध करना है कि वो महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए उतना ही गंभीर है कि नहीं जितना कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी का इसके बाद नतीजा कुछ भी निकले,
कितने भी कैंडिडेट जीते, नए महिला प्रत्याशियों में से कितनी भी जीते, वो बात मायने नहीं रखेगी। लेकिन चुनाव बाद की एनालिसिस में आकू हमारे आपके जैसे लोग यही बात करेंगे कि कांग्रेस ने कुल प्रत्याशियों में इतने महिला प्रत्याशी उतारे, उनमें से कितने जीते कितने नहीं जीते वो अलग बात है। लेकिन ये अपने आप में पूरे के पूरे चुनावी विमर्श को एक नई दिशा देने में तो सक्षम हो सकती है, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलेगी ये कहना अभी मुझे बहुत संभव नहीं लगता। डॉक्टर अजय, क्या सचमुच वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आपको, मैं फिर वही कह रहा हूं जो रतन भी जिस बात को सवाल उठा रहे हैं, कि एक पहली चुनौती तो यही होगी कि क्या 160-65 महिला प्रत्याशियों को उठाया जाए, लगाया जाए काम पर और फ्लैग जुटा दिया जाए कि बस चलो चुनाव में लड़ जाओ। तो क्या अब कांग्रेस ये मान गई है कि हमें जिन राज्यों को हमने बिल्कुल खाली छोड़ दिया था, जिसमें बिहार भी शामिल है, आपका पड़ोसी राज्य झारखंड से आप आते हैं, बिहार में भी शामिल है, और झारखंड भी मान लीजिए आप उसी स्थिति में लगभग है, उत्तर प्रदेश में भी हालत कांग्रेस की। तो क्या कांग्रेस ने समझ लिया कि अपनी जमीन उसको पश्चिम बंगाल में भी बनानी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश में भी बनानी पड़ेगी, बाकी सब जगह बनानी पड़ेगी जहां उन्होंने खाली छोड़ दी थी? तो ये उस दिशा में पहला बड़ा कदम है और इस पे कांग्रेस चलेगी ही चलेगी, लगता है आपको? अब देखिए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो हमारे 18 विधायक 80 में से, तो इसलिए मजबूत उतने तो कमजोर नहीं श्रीवास्तव साहब। लेकिन ये जरूर है कि हमारी स्थिति बिहार में हो या बंगाल में हो या उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि कांग्रेस को जो अब लगता है कि अपने आत्मविश्वास के दृष्टिकोण से, आप देख लीजिए त्रिपुरा में 0 था भारतीय जनता पार्टी, बंगाल में 0 था। तो जब तक हमारी जब अपने में हमारे ऊपर अपने आप में जो विश्वास अगर हमारी नहीं रहेगी तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पहला कदम है कि कांग्रेसियों के बीच में, कार्यकर्ता के बीच में, नेतागण के बीच में ये विश्वास उठनी चाहिए कि हम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये आप बाकी प्रदेश के देख लीजिए, पंजाब में हर एक तरीके से रिपोर्ट आ रही थी कि स्थिति अच्छी नहीं है, अब स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। आप रतनलाल जी और आप भी जानते होंगे सर, आप लोग ज्यादा इसकी जानकारी रखते होंगे। गोवा में जो है, जो भी कुछ बोले, हम तो गोवा घूम के आए हैं, गोवा में स्थिति बुरी नहीं है, अच्छी हो सकती है और अच्छी हो सकती है। अब रहा मणिपुर में तो पक्का, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट का 3 प्रदेश का इंचार्ज हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, उत्तराखंड में भी अच्छी रहेगी ना। 5 राज्यों में से 4 में तो ठीक ठाक अच्छे प्रदर्शन जो है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सरकार बन जाए, लेकिन वो अपने जगह पर है। उत्तर प्रदेश में हमने जो बहुत सालों से जो इग्नोर करके रखा है, ये पूरी तरह से रतनलाल जी का कहना और आपका कहना सही है। उसी तरह से बिहार में, और हमको 5 साल लग करके अगर हम करते काम बिहार में बिना आरजेडी का, यहाँ पर बिना इसका, तो मुझे लगता है कि हम सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम आसान तरीका जो अपनाएंगे, और झारखंड में भी वही समस्या है, मैं आपसे एकदम सहमत हूं, तो पहले तो हम लोग को नेतृत्व ने जो दिशा दिया है, हो सकता है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में थोड़ा सा नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में पार्टी को कभी नुकसान नहीं। तो इसलिए ये जरूर आपका कहना सही है कि चुनौती है। लेकिन प्रियंका जी को एक ही चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमको जो जानकारी, ये होमवर्क पहले से की जा रही थी, ऐसा नहीं कि अचानक 40% जो है हमने ऐलान कर दिया था। ये संभवतः जो जितने भी सीट में जो है हम कर सकते थे कैंडिडेट का, तो पूरी तरह से होमवर्क पूरी तरह से कंप्लीट हुई कि नहीं मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ हद तक जो है काम किया गया और लड़ना है। और हारने से क्या डरना, ये तो चुनौती है। लेकिन जिस दिन हम लोग ये संकल्प ले लेंगे कि लड़ना है, हारने से डरना नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस जो है ना पूरी देश में उभर करके आ जाएगी। तो इसलिए मैं प्रियंका जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, कम से कम ये एक पॉजिटिव स्टेप है। दूसरी बात, इससे क्या होगा कि हमको अपने बाकी संगठन में भी जो है महिला की जो संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, हमारे AICC में, हमारे अलग अलग ये बाकी पोस्ट में हम लोग को जो पूरी तरह से जो है पूरी विश्वास के साथ काम करने की आवश्यकता। और अब जब प्रियंका जी ने 40% बोल दिया, तो मुझे लगता है कि कम से कम 30% आप कांग्रेस के अलग अलग प्रदेश में PCC मेंबर्स, PCC के जिला अध्यक्ष महिला को आपको देखने को मिलेगा। और ये एक क्रांतिकारी कदम जरूर
30%, अगर 40%, अगर हमारे जिला अध्यक्ष महिला हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि देश के हित में होगा और महिला लोग बहुत ज्यादा मौका दिया जाए। रतन, एक और प्रियंका गांधी ने बड़ी बात कही, बड़ा नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। और इसी उत्तर प्रदेश में पिछले बार चुनाव में नारा हुआ था दो लड़कों को लेकर के, दो युवाओं को लेकर, अखिलेश और राहुल गांधी को लेकर के। तो क्या लगता है आपको, ये नारा भी कुछ काम कर सकता है? और खास तौर से तब अगर सचमुच टिकट दे, अगर सचमुच, दो शब्द इस्तेमाल में जानबूझ के कर रहा हूं, अगर भी है और सचमुच 40% लोगों, महिलाओं को टिकट दिए जाते हैं, तो क्या ये नारा भी कुछ रंग ला सकता है, या ये भी मतलब हवा में उड़ने वाली स्थिति हो जाएगी? देखिए, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होके अगर कहूँ तो चुनाव के ऊपर जेंडर इश्यूज कभी भी ना बहुत ज्यादा हावी होते हैं और ना ही उनका उतना महत्व कभी रहा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब भी ऐसा नहीं था कि उनके कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने संसद में या जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी वहाँ कोई महिलाओं की स्थिति अचानक से बड़ी अच्छी हो गई हो, क्योंकि वे अपने आप में महिला सशक्तिकरण की एज एन इंडिविजुअल एक प्रतीक थी। लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते कि उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी में तमाम सारी महिलाओं को बहुत ज्यादा उद्बोधन मिला हो या बहुत ज्यादा उनको उत्थान हुआ हो, क्योंकि ये कोई एक इंडिविजुअल के कहने से ये सब चीजें नहीं बदलती हैं। हाँ, धीरे धीरे करके प्रयास होने चाहिए। तो जैसा आपने कहा कि अगर सचमुच 160, 162, 165 लोगों को कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश में टिकट मिलता है, तो पहले तो ये कि उन सबको अपने चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा की उनके बगल में खड़े होने की जरूरत पड़ेगी। ये आप समझ लीजिए कि अगर महिला सशक्तिकरण का सिंबल आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा बनना चाहती हैं, तो उन्हें खुद इस पूरी मुहिम को लीड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई महिला कैंडिडेट अपने प्रचार में आगे निकले और कहे कि वो कांग्रेस पार्टी में इस नई मुहिम की प्रतीक है, क्योंकि वो प्रतीक अंततः प्रियंका स्वयं ही रहेंगी। और दूसरी बड़ी बात जो ये है कि इलेक्शन में जो मुद्दे होते हैं वो ये कभी नहीं होते। हम लोगों ने आपको बहुत सारी लोकप्रिय सरकारें देखी हैं बनते हुए, बहुत सारे गठबंधन देखे हैं बनते हुए, तमाम सारे गठबंधन सफल हुए, कुछ असफल हुए। पिछले 2-3 चुनाव में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, फिर समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में भी गठबंधन हुआ, लेकिन सफल नहीं हुआ। 2 युवाओं की लड़ाई 2017 में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध काफी जोर शोर से लड़ी गई थी, लेकिन वो भी सफल नहीं हुई। तो मुझे लगता है ये मात्र नारे हैं, अकेले की लड़ाई, महिला की लड़ाई, युवाओं का साथ, यूपी को ये साथ पसंद है वगैरह वगैरह, ये सब वो नारे हैं जिनसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अंततः जब लोग वोट देते हैं तो वो यही देखते हैं कि पार्टी का अपना रिकॉर्ड इसके पहले क्या रहा है, पार्टी के अंदर लोगों के लिए काम करने की या उनकी दशा बदलने की क्षमता है कि नहीं। चूंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार, पिछली सरकार उत्तर प्रदेश में करीब, मैं समझता हूँ 32 इयर्स पहले बनी थी, 32-33 साल हो रहे हैं अब, 1989 में बनी थी। 89 जी हाँ, 89 में। तो उसके बाद से कांग्रेस पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर पाई है, और केंद्र में भी 2014 के बाद से अब 7 साल होने को आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का एक अच्छी गवर्नेंस दे पाने की जो याददाश्त है वो लोगों में अब उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है। तो इसके लिए प्रियंका द्वारा ये स्टार्ट किया गया जो कैंपेन है, ये एक हद तक तो जा सकता है, लेकिन इसके बाद चूंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों की सरकारों की याद लोगों के दिमाग में है। कुछ साल पहले तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उसके कुछ साल पहले तक मायावती मुख्यमंत्री थी, अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं।
कांग्रेस के पिछले मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और वीर बहादुर सिंह की कितने लोगों को याद है आज के वोटर्स में। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को या तो प्रियंका को एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पे प्रस्तुत करना पड़ेगा, अन्यथा महिला सशक्तिकरण का ये जो नारा है, ये जो मुहिम है, ये बहुत ज्यादा आगे उनको नहीं ले जा पाएगी। डॉक्टर अजय कुमार रतन कह रहे हैं कि अगर ये नारा सफल करना है तो प्रियंका को खुद उस कुर्सी के लिए अपने आप को घोषित करना होगा, तभी ये बात आगे बढ़ती। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रियंका इसके लिए तैयार हैं? पार्टी में जो खुशफुसाहट होती है, आप लोगों से जो बातचीत होती है, उसमें कहीं लगता है कि वो इस जिम्मेदारी को, मैं खास तौर से जिम्मेदारी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्वीकार करने को तैयार हैं? और खास ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है, मायावती ने भी जो आज कहा है, कल जो प्रियंका ने कहा है, वो नाटक है। इसको देखते हुए आपका क्या कहना है? देखिए, मायावती जी के जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं तो वो तो बीजेपी पे पक्ष में ही आ रहे हैं। आप, और वो तो आम जनता बोल रहा है, अभी तो सब पब्लिक भी बोलने लगी। तो अभी हाँ, तो मायावती जी का क्या मोटिवेशन है, वो तो बीजेपी के पक्ष में बोलती है, तो उसमें उस पर नहीं, लेकिन पक्ष, जहां तक बात है पक्ष की, तो ये इसीलिए ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष जितना अलग हो रहा है वो बीजेपी से मिल करके हो रहा है, क्योंकि सब साथ में लड़ नहीं रहे तो फिर मुश्किल होगा। खैर, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। वो तो नहीं, मेरा कहना है कि देखिए, मैं मायावती जी के बारे में इसलिए हमने कहा था क्योंकि हम तो पिछले कई सालों से कम अखबार के माध्यम से जो टिप्पणियां हम उनके देखते हैं, उससे स्पष्ट होता है कि कोई और मामला होगा जो उनको जो है वो अपने स्पष्टीकरण है, उस पर आपको कोई टिप्पणी नहीं। जहां तक चुनौती है, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका जी कभी किसी तरह की चुनौती से पीछे हटेगी। अब मामला है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन, चुनौती स्वीकार करना, मुझे जो उनके जो नेचर है और जिस तरह से वो काम करती है, तो चुनौती से जो हमें जो जानकारी हो, जो हम अपने करीब से जो हम देखते हैं, तो चुनौती लेने में वो डरती नहीं। लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन, ये जो आप कह रहे हैं, रतन जी जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, वो पॉलिटिकल डिसीजन, अगर पार्टी को ये अगर इसमें जो है पार्टी को फायदा अगर पहुंचता है तो वो निर्णय लिया जाएगा। तो चुनौती स्वीकार जरूर करने के लिए वो, मुझे नहीं लगता है कि वो चुनौती के चलते या किसी तरह से जो है वो पीछे हटेगी, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के, रणनीति के तहत होनी चाहिए। और वो डॉक्टर अजय, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस कांग्रेस में ये बात की जा रही है वहां अभी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन अभी हाल में ये घोषित करना पड़ा 2-3 दिन पहले सोनिया गांधी को, नहीं मैं ही अध्यक्ष हूँ। उस कांग्रेस में जहां सोनिया गांधी को ये कहना पड़ा कि G23 से कि साहब आपको बात करनी है तो सीधे मुझसे कहिए, और उसी के बाद भी नवजोत सिद्धू जो है चिट्ठी अपनी खुलासा कर देते हैं। तो जो कांग्रेस एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में चल रही है, बदलाव के पीरियड में चल रही है, उस पर आपका क्या कहना, ये संभव होगा? ये रतन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये क्योंकि ये जरूरी आपसे है, आपको एक जगह और भी जाना होगा और आपको भी जाना होगा, लेकिन रतन ये आप जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस संभव है ये कर पाना? ऐसी कांग्रेस में इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हो जाती हैं, इसको एक्चुअली में आगे बढ़ा पाना कितना संभव होगा? देखिए, ये मुझे लगता है कि अजय कुमार जी को शायद ये बात सुनने में थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर सवाल उठ रहे हैं, मुझे लगता है आम आदमी भी इस बात को नोटिस करता है, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सालों तक सत्ता में रही है, कांग्रेस से लोगों को बड़ी अपेक्षाएं रही हैं। लेकिन अब जब ऐसा दिखता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी ही पार्टी से संबंधित निर्णय लेने में कहीं ना कहीं पिछड़ती है और असफल होती दिखती है। पंजाब का एग्जाम्पल इतना हाई प्रोफाइल था कि अभी तक वो सेटल नहीं हुआ है, और ऐसे में अध्यक्ष कौन होगा कौन नहीं होगा, राहुल गांधी कभी लगता है कि वो बहुत कीन है, कभी लगता है कि वो बहुत इस बात को डिजायर नहीं करते हैं। तो इन सब बातों से मैं समझता हूँ प्रदेश स्तर तक ये एक फीलिंग जाती है कि कांग्रेस के नेतृत्व में अभी भी एक स्थिरता या स्टेबिलिटी नहीं आई है। तो ऐसे में आकू, जो आपका सवाल है कि बड़े निर्णय लेने के लिए कांग्रेस में कहीं ना कहीं अभी भी एक झिझक लोगों में लगती है कि पता नहीं क्या तय होगा, क्योंकि वहां पर तय करने की
या निर्णय लेने की जो एक पावर है वो बहुत कम लोगों के बीच में ही सीमित है। तो इसमें आगे चल के जो भी निर्णय हो, क्योंकि उसके बारे में कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी भी गंभीरता के साथ कोई सोच भी नहीं पाता, बल्कि हर चीज आपने देखा होगा हाईकमान पे छोड़ दी जाती है। तो जब तक ये एक स्थिति बनी रहेगी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का एक हल्का सा हेसिटेशन बना रहेगा, ऐसा मुझे उत्तर प्रदेश में देखकर लगता है। डॉक्टर अजय, आपका इसमें फाइनल कमेंट क्या होगा इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं रतन जी से इस पर मैं इसलिए नहीं सहमत हूँ क्योंकि देखिए मैं तो 3 प्रदेश के इंचार्ज हूँ, त्रिपुरा, नागालैंड से। निर्णय कांग्रेस पार्टी में अगर आप सोनिया जी को चिट्ठी भेजते हैं तो 24 घंटे के अंदर जो वो देश से वापस आ जाए। और ये मैं सिर्फ आपके चैनल पर नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी भी सीनियर लीडर से पूछ लीजिएगा। अगर आपने मिसेस गांधी को या राहुल जी को अगर आपने नोट भेजा, राहुल जी जब प्रेसिडेंट थे, अब समझ डिले हम जैसे लोग के लेवल में। दूसरी बात है, प्रेसिडेंट की पार्टी में 2 राय नहीं है, हम हमेशा कहते हैं, लेकिन हमारे विपक्षी दल उसके फायदा उठाते हैं। वो स्वाभाविक है, उनकी गलती नहीं है, उनका काम है उस विषय को उठाना। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, सीडब्ल्यूसी मीटिंग में राहुल जी का एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा कि हम व्हाट डज द कांग्रेस पार्टी स्टैंड फॉर। उन्होंने कहा कि जिन लोग की आवाज सुनाई नहीं देती, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, समझो कि जितने भी कमजोर लोग, उनकी आवाज। और उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में उन्होंने कहा जब तक हम लोग सब लोग एक राय में, एक वॉइस में नहीं कहेंगे कि हम उनकी आवाज उठाएंगे, पहले पॉइंट नंबर 1। दूसरा, उन्होंने उस मीटिंग में कहा कि हमको जो है ना टीवी और इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है, हमको वहां जाना पड़ेगा जहां से वो जो आवाज, जो जिनकी आवाज सुनाई नहीं देगी। राहुल जी के जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जो चर्चा निकली है, वो स्पष्ट रूप से उनकी जो उन्होंने कहा कि ये चुनौती देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती, लेकिन जब तक पार्टी जो ओरिजिनल पार्टी का जो डीएनए था, जो उन्होंने अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किए थे, अनहर्ड वॉइसेस ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी है, मजदूर, दलित है, ट्राइबल्स है, महिला है, गरीब लोग है, जब तक हम उनकी आवाज नहीं उठाएंगे। बोलेगा कि कुछ चिंता मत कीजिए टीवी और प्रेस के बारे में, जो भी बोलते ठीक है, लेकिन जब आप जाएंगे और करेंगे और बोले कि इस लड़ाई में अगर आप सब लोग जो सीडब्ल्यूसी के लोग हैं, अगर उसके लिए अगर आप कमिटेड हैं, तब कोई चिंता के विषय नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनौती सर है। पर सर ये लोग, ये जो हमारे, मैं तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को एक फांसीवादी पार्टी मानता हूं, तो वो अपने जगह पर है। 7 साल से हम परेशान है, ठीक है, ये लड़ाई है, लेकिन हमारा जो मूल डीएनए, हम कभी कभी भटक जाते हैं, अपने जो है ना अर्जुन की दृष्टि जैसे लगा करके हमको लड़ना है। और आप देखेंगे कि चेंजेस होगा, मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह से सकारात्मक रूप से, जिस तरह से पॉजिटिव रूप से वो डिस्कशन हुआ था सीडब्ल्यूसी में, एक ही आवाज थी, बोले कि सोनिया जी जो है प्रेसिडेंट है, जब तक जो है दूसरे प्रेसिडेंट नहीं आते हैं। और जिस तरह से, और लास्ट में एक ही कहना चाहूंगा, सोनिया जी के लेवल में, राहुल गांधी जी के लेवल में कभी किसी तरह की जो है ना डिले नहीं होता। डिले हम जैसे लोग की, और ये पार्टी के लोग को नीचे को लोग को समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पार्टी इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ती है, सही दिशा में आगे बढ़ती है, सही लोगों पे मिलती है, आम आदमी से जुड़ती रहेगी, तो पार्टी को सफलता मिल सकती है। और ये भारतीय राजनीति के लिए भी सुखद होगा, जहां पर विपक्ष का होना बहुत मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। आपको इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार आपका कि आपने और रतन जी ने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया।